नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक पांडे। और आज मोदी और शाह के पीछे हटते कदम की पड़ताल करेंगे। मोदी और शाह उत्तर और दक्षिण भारत के दोनों हिस्सों में क्या फंसते जा रहे हैं, और दोनों हिस्सों में फंसता हुआ देख करके ये स्वयंभू कथित चाणक्य ने क्या कदम पीछे खींचने का फैसला कर लिया है। क्योंकि नायडू, चिराग और जयंत ये तीनों तैयार हैं, लेकिन इन तीनों के तैयार होने के बावजूद वो नीतीश कुमार, जिनको लेकर के आज की तारीख में भारत में राजनीतिक विश्वसनीयता इस शब्द की चर्चा भी लोग करने में ऐतराज करने लगे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। इकरार, इनकार, तैयार, इसके बीच में ये बैकफुट पर जाने के लिए मोदी साहब बेकरार क्यों? क्या सरकार बचाना भारी पड़ने लगा था? सवाल सुन के लगेगा कि हाँ, सरकार गिरने वाली है। मैं सरकार गिरने की बात नहीं, लेकिन उत्तर और दक्षिण कहते हैं ना, युद्ध की नीति। युद्ध में जब दो मोर्चों पर फंस जाते हैं बड़े बड़े जाबाज, बड़े बड़े सूरमा, तो मुंह की खानी पड़ी है। दक्षिण और उत्तर दो मोर्चों पर फंसे ये कथित चाणक्य क्या मोर्चेबंदी में अपने आप को कमजोर पाने लगे थे, कमजोर समझने लगे थे? क्या ये कुछ वक्त के लिए बैकफुट पर जा रहे हैं, फिर फ्रंट फुट पर आएंगे? ये पूरा मामला हम खोलेंगे, लेकिन भाव को पहले जोड़िए, चर्चा कंट्रोल रूम जोड़िए। स्वागत है भाव। ओवैसी ने कल ही कहा कि दो विलेन है, दो विलेन ये शब्द इस्तेमाल किया, नायडू और नीतीश। पीछे उन्होंने चिराग का भी नाम लिया, जयंत चौधरी का भी नाम। ये दो विलेन की चर्चा के बाद नायडू ने कहा कि हम वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। ये लाइन बड़ा मायने रखती है इस दौर में कि हर हाल में। हर हाल में वही होता है जो मुलायम सिंह यादव ने किया था कि हर हाल में हम अयोध्या में माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। तो आज तक मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं संगी उनको। उन्होंने कहा हर हाल। चिराग पासवान ने भरी मीडिया में कॉन्क्लेव में आया, सड़क पर नमाज की बात आई, कहा ये सब फर्जी का काम कर रहे हैं, गलत है, नहीं होना चाहिए। मोदी शाह के युग में ऐसा कह रहे हैं, अब पता नहीं कब इनको बुके लेके फिर जाना पड़ जाए। जयंत चौधरी ने हिंदुत्व के सबसे बड़े स्वयंभू पोस्टर, जैसे स्वयंभू चाणक्य है वैसे स्वयंभू पोस्टर बॉय भी है यहाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके अफसर रोज, आजकल अफसरों को ही मुझे लगता है कि मंदिर में महंत बना देना चाहिए। कोई आईएएस आईपीएस ही गोरखपीठ का भी महंत बन जाए। वही सब तय कर रहे हैं, हिंदू धर्म का भी एजेंडा तय कर रहे हैं, बता रहे हैं नमाज यहाँ पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। जयंत ने कहा ये नहीं चलेगा भाई, ये गलत कर रहे हैं। तो जयंत, चिराग, नायडू, ये तीनों कमर कसे हैं। वहीं ये पूरा सीक्वेंस जैसे हम लोग जोड़ते हैं वैसे ही देखना है दर्शकों को। नीतीश कुमार मोदी जी तो चढ़ छू ही रहे थे। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये बताते थे, बिहार वाले, कि मोदी और नीतीश की जमती है, बीच में शाह से बहुत चिढ़ते हैं नीतीश कुमार। अरे वो क्या चिढ़ना जब आज शाह के भी चरण में लुट गए। अमित शाह के बगल में बैठ के कहे हमसे गलती हमसे हो गई, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको पिछली बार हमारे कुछ नेता गड़बड़ कर दिए थे, वो लेके चले गए थे। बेचारे अपने पार्टी के नेताओं की भी फजीहत करवाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। और ऐसा लीडर, हमेशा हम कहते हैं, जो लीडर दूसरे पर अपने अपने सहयोगियों पर ठीकरा फोड़े, वो लीडर कतई नहीं होता है। वो हो ही नहीं सकता है लीडर, वो नेता नहीं हो सकता है, वो डीलर होता है। और वो डीलर ही है नीतीश कुमार। अब डीलर है, वो लीडर नहीं है, डीलर है। ये लीडर और डीलर के बीच में पहला पार्ट है, मैं दर्शकों से कह दूं ये पहला पार्ट है। इसके बाद अभी हम आपको चिराग पासवान का बयान सुनवाएंगे, जो अलर्ट है, जो रेड अलर्ट है, वो बयान भी सुनवाएंगे। और फिर हम भी आएंगे, जरा थोड़ा हिंदू मुसलमान पर समझेंगे कि कहाँ नमाज पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और फिर आएंगे सांसदों की संख्या पर, सब आएंगे। लेकिन पहला पार्ट, भाऊ, क्या वक्फ बिल पर अमित शाह और मोदी कदम पीछे खींचने जा रहे हैं? क्या सरकार को संकट में बिल्कुल देने? मुझे नहीं 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 बिल्कुल इस सेशन में ही नहीं,
जब तक बिहार के चुनाव नहीं होते वक्फ बोर्ड बिल पेश नहीं होगा, ये आप जान लीजिएगा। इसमें कई एंगल्स हैं। देखिए अभी आंध्र प्रदेश की बात यह है कि वहां हुंकार भरी जाती है, पैसे भी लिए जाते हैं सरकार से। वो फाइनल डिसीजन अपना तब लेंगे जब उनके यहाँ चुनाव होंगे। लेकिन बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, और बिहार का मुसलमान जब तक नहीं बंटता तब तक बीजेपी को वहां विजय नहीं दिखती। मुसलमान बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इफ्तार पार्टी भी करवानी पड़ेगी सरकार से, जो मुख्यमंत्री से, जो आपके बैसाखियों पे खड़ा है वहां पे। उस इफ्तार पार्टी पे आप चुप रहते हैं, कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी दी तो मुसलमानी हो जाती। उसके बाद आप, ये बात अलग है कि वहां बहिष्कार किया मुसलमानों ने उस इफ्तार पार्टी का, और जब इफ्तार पार्टी का बहिष्कार नीतीश कुमार के पार्टी का बहिष्कार किया तो सबसे ज्यादा पसीना बीजेपी को आया, क्योंकि बीजेपी को लगा कि नहीं, अपना गेम प्लान फेल हो रहा है। ये तमाम बातें हैं। तो बिहार के चुनाव में वो वक्फ बोर्ड बिल लाके इसको उलझाना नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड के साथ और एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपने ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया तो उसके बाद या स्टेक होल्डर्स से भी बात हो रही थी, तो सिर्फ बातें हो रही थी कि या उनकी बातें इनकारपोरेट हुई, उस बिल में सम्मिलित हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओवैसी की बात कहे तो वो कहता है कि ये असंवैधानिक ही है ओरिजिनल, क्योंकि अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद 14, 15, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। और वो कहते हैं कि हमें ये भी याद रखना है कि 1995 में जो मुख्य अधिनियम था, 2013 में जब उसका संशोधन हुआ, और यह संशोधन सर्वसम्मति से हुआ था, जिसमें बीजेपी भी थी। अब आप, उनका एक ही कहना है कि आप वो छोड़ दीजिए, कौन किसकी क्या हिफाजत करेगा, कौन किसकी क्या करेगा। हर धर्म के लोग अपने काबिल है अपनी हिफाजत खुद करने के लिए, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, कम से कम धार्मिक आयोजन में। तो उनका ये कहना है कि जैसा आपने हिंदू बोर्ड बनाया, सिख बोर्ड बनाया, उसी तरह से करें। ये ऐसा कौन सा नया आप परिचालन शुरू कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में आपको नॉन मुस्लिम भी मेंबर चाहिए, जो इस धर्म के नहीं है, उसमें क्या कर रहे हैं? तो ऐसे ये बेसिक इश्यूज है कुछ, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप उस धर्म में इंटरफेरेंस करने की इच्छा रखते हैं, और वक्फ बोर्ड के जरिए आप उस धर्म को कंट्रोल करना चाहते हैं। हर धर्म अपने धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से चलता है। हिंदू अपने आस्थाओं से चलता है, धर्म दूसरे आस्थाओं से चलता है। दूसरी बात जो बहुत ही हास्यास्पद है आशीष, वो ये है कि सड़क पे नमाज, तो उसमें कुछ चीजें हैं। अब मैं कहता हूं कि चलो सड़क में नमाज यदि नहीं पढ़ी जाए तो ये बिल्कुल वही होना चाहिए, मैं मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, चलो ठीक है। फिर गणपति के पंडाल भी सड़क पे लगने नहीं चाहिए, बिल्कुल। फिर जन्माष्टमी की जो दही दही हंडी होती है, जो मुंबई में गोविंदा आला रे आला बया आयोजन है, वो रास्ते पे ही होता है ना। हाँ। दही हंडी रास्ते पे ही फोड़ी जाती है। गरबा, जब गरबे होते हैं तो कई जगह चौक चौक पे गरबे होते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते करा जाते हैं। दिल्ली में आए दिन जब शादियां होती है तो बाकायदा रास्ते पे ही पंडाल लगते हैं, और फिर एक 6-8 घंटे के लिए रास्ता एक तरफ से हो जाता है। तो फिर इस धर्म विशेष को ही क्यों? हर धर्म की, क्रिश्चियन धर्म छोड़ दिया तो हर धर्म का जुलूस निकलता है, उसका एक अपना प्रोसेशन होता है, सभी सड़क का यूज करते हैं। अच्छा, मैंने कई मंदिर ऐसे देखे कि जिस मंदिर में बहुत ज्यादा आरती के समय भीड़ हो जाती है तो लोग बाहर तक खड़े हो जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती है, तो लाइनें रोड तक आती है। खासकर जब गणपति का सीजन होता है तो जो बड़े बड़े गणपति है मुंबई में, वहां पे इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग लाइन पे, रास्ते पे पूरा रास्ते भर लाइन लगी रहती है। तो एक 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 धर्म के लिए ही आप टारगेट क्यों करते हो? अच्छा, वो नमाज पढ़ते तो क्या दिन भर तो ऑक्यूपाई नहीं करते? आप तो 10 दिन के लिए पूरा रास्ता ब्लॉक करके चौराहे पे गणपति बिठा देते हो। हाँ, ये तो नमाज पढ़ने का जो विधि है आधे घंटे में खत्म हो जाता है, सब खत्म आधे सब अपने घंटे अपनी में। जगह पे चला जाते हैं। अब देखिए, जब जामा मस्जिद बनी थी, मुगलों ने बनाई थी, तब क्या दिल्ली की पॉपुलेशन रही होगी? पूरी की पूरी पॉपुलेशन जामा मस्जिद में आके मजहब, जो मुसलमान होंगे वो नमाज पढ़ते होंगे। अब दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि उस एरिया के भी मुसलमान चला जाए तो वो जामा मस्जिद के बाहर तक आ जाता है, अंदर जगह नहीं मिलती।
हम्म, तो ये हास्यास्पद है। ये आप सिर्फ ये बताना चाहते हो कि हम चूड़ी कस रहे हैं। आप एग्जैक्टली। उस एक सेक्शन को खुश करना चाहते हो कि देखिए हम सत्ता में हैं तो इनको, इन मुसलमानों को हम नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, इन मुसलमानों को हम ऐसा नहीं करने देंगे। अक्सर हमने देखा ईद, रमजान के बाद की ईद और नवरात्र क्लैश होते हैं। हम्म, अब आप कहोगे नवरात्र में हम मांस की दुकान नहीं खुलने देंगे, हम्म, तो ईद कैसी बनेगी भैया? हम्म, खान पान पे किसना, क्या ब्राह्मण मांस नहीं खाते? क्या बंगाल के ब्राह्मण मांस नहीं खाते? मैथिली के ब्राह्मण मांस नहीं खाते? क्या वेदों में मांस मांस खाने का जिक्र नहीं है? ये कौन सी नई परंपरा लाए हो आप? और मैं तो बार बार कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि चलो मैं तो बहुत बड़ा सनातनी हूं, और आज भी आप भी सनातनी हो, आप भी पूजा अर्चा करते हो। आज नया साल है मेरा। आज सुबह हमारे यहाँ पूजा हो गई, नवरात्र का पहला हाँ, दिन है। हाँ, आज सुबह से घर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर धर्म को जाऊंगा तो मैं धर्म के हिसाब से जाऊंगा। फिर मैं वही श्लोक कई बार आपको सुना चुका हूं, फिर सुनाता हूं। हम्म, और उस श्लोक को मैं आप ऐसे ही व्यक्ति से जोड़ने जा रहा हूं, दो व्यक्तियों से जिनके नाम लेते ये थकते नहीं। हम्म, प्रधानमंत्री ने आज एक का नाम लिया फिर, हम्म, शिवात्मानि पश्यन्ति प्रतिमा सोन योगिनः अज्ञानम भावार्थयाः प्रतिमा पूरा प्रतिमा परिकल्पिता। हम्म, जिसको भगवान की पूजा अर्चना करनी है, भगवान का ध्यान करना है, उसे ज्ञान होना चाहिए। यदि वो थोड़ा ज्ञाता है तो भगवान की पूजा कहीं से भी कर सकता है। जो अज्ञानी है या हम थोड़ा मूर्ख कहे उसको, उसको भगवान समझने के लिए मूर्ति के लिए परिकल्पना की है, मूर्ति की परिकल्पना की है। ये मूर्ति राजा रवि वर्मा के पेंटिंग सही तो राम लक्ष्मण सीता सब दिखने को मिले, हाँ, है ना? तो अब मुझे बताइए, यदि ऐसे ही लोग होते तो क्या विवेकानंद उस वीरान जगह पे, समुद्र में रॉक पे, एक बड़ा टीला रॉक, बड़ा खड़क है, वहां जाके प्रार्थना करते या ध्यान लगा देते? क्या वो पब्लिक प्लेस नहीं था? विवेकानंद जिस रॉक पे बैठे थे, आज विवेकानंद मेमोरियल है। इसका नाम लेते हुए बीजेपी थकते नहीं। दूसरा, आज ही प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध का नाम ले रहे थे, आज दीक्षा भूमि में गए, बाकायदा उनका स्वागत हुआ। वो बुद्ध ने कौन से मंदिर में जाके ज्ञान प्राप्त किया? वो तो पेड़ के नीचे बैठ के चबूतरे पे ज्ञान प्राप्त किया, जिसको बोधि ट्री समझते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं हम। वो पब्लिक प्लेस था, वो कौन सा प्राइवेट प्लेस था? ये ये वही धर्मांध है, मैं बता रहा हूं आशीष, जिन्होंने आंबेडकर जी को मजबूर किया कि वो बुद्ध धर्म स्वीकारे। ये वो धर्मांध है, वो तथाकथित ये कुरीति के कर्मकांडी है, जिन्होंने गौतम बुद्ध को कुछ नया सोचने का मजबूर किया। ये वही कर्मकांडी और धर्मांध लोग हैं जिन्होंने विवेकानंद को कहीं और जाके प्रार्थना करके दक्षिण में समुद्र के किनारे जाकर ध्यान लगाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि लेकिन इन्होंने इतने कर्मकांड लाए धर्म में। कावड़ निकलती है तो ऊपर से फूल वर्षा, क्या कावड़ियों का प्रकोप नहीं है? कावड़ियों से कितना पूरा दिल्ली परेशान होता है, आम आदमी, पूरा उत्तर भारत, पूरा पूरा उत्तर उत्तर भारत, भारत। उत्तर और भारत। और इतना ही नहीं, रास्ते एक एक महीना पूरा रास्ता बंद होता है, 15-15 दिन पूरे एनसीआर में स्कूल बंद होते हैं, 15-15 दिन। होते हैं। क्या बात करेंगे लोग कि सड़कों पर धार्मिक आस्था, सड़कों पर, और उस पे सरकार फूल बरसाती है। जरा एक बार नमाजियों पे बरसा दे। एक नेता ने डिमांड हाँ, की थी, किसी के मुंह से जुबान, मतलब मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं एक पहले चिराग को सुनवा देता हूँ। चिराग ने कहा, ये यही सब बातें आज चर्चा के लिए हमको लाई है। चिराग की बाइट सुनवाइए जरा, कंट्रोल, वो इन कॉन्क्लेव में जो बोला है। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क में नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए, पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं।
इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। ये देखिए, ये बयान सुनने के बाद लगता है कि इस देश में विरोधाभासों की सरकार है। यहाँ एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, जो आखिरी शब्द थे उनके, इससे मैं असहमत हूं। यही असहमति वक्फ बिल पे है। हाँ। यही जनता दल यूनाइटेड की, धीरे से पब्लिकली नहीं बोल रहे लेकिन आप समझिए, हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। आंध्र प्रदेश टीडीपी, तकलीफ हो जाएगी हमारे लिए। ये जो असहमति है, इससे पैर पीछे खींचे जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के बिल के लिए। ये वस्तुस्थिति है। बिल के मेरिट पे तो बात हम करते ही रहते हैं। नहीं, दो बातें हैं भाऊ इसमें, और थोड़ा सा और डीप इसमें जाते हैं। एक तो जेडीयू की दिक्कत से, नायडू की दिक्कत से इन्हें कोई परवाह नहीं है। इन्हें नंबर की दिक्कत से ये पसीना छूटता है। 293 है, 293 में 5 आप के हो गए चिराग के, 2 हो गए जयंत के, 7 हो गए, 7 हो गए, और 12 है जो है नीतीश के, 12 7 19 हो गए, 19 और 16 है नायडू के, 35 हो गए। 35 में आज की तारीख में नीतीश पर नहीं हम भरोसा करते हैं। भाई हम लोग तो अपने मन की बात कही रहते, नहीं भरोसा करते, हटा दीजिए बात। 23 293 में से 23 गए, 270 पे आ गए। हाँ, 270 पे अल्पमत की सरकार। नायडू को दिक्कत है, इन्हें इससे दिक्कत नहीं है, इन्हें जेडीयू से दिक्कत नहीं है। बिहार में भी इनको एक तो यहाँ का 270 का नंबर, अल्पमत वाला नंबर, ये दिक्कत कर रहा है। दूसरा, बिहार का चुनाव, इनको क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि बिहार के चुनाव अगर हो जाए तो फिर ये नायडू नीतीश इनकी परवाह नहीं करेंगे, फिर ये आएंगे नहीं। फिर उसके बाद क्या कहेंगे? देखिए, जनता दल यूनाइटेड बिहार के इस विधानसभा के चुनाव के बाद उनका हश्र क्या होता है, वो कितने रहते हैं, नहीं रहते हैं, सिंबॉलिक रहते हैं मायावती जैसे, ये तय होगा। तो जनता दल यूनाइटेड की इतनी चिंता नहीं होगी। चंद्रबाबू नायडू को बोलेंगे कि अभी आप चिंता मत करो, 5 साल अभी है, जब तक है तब तक हम बाद में इसको, हो सकता है आप फिर हम रीअमेंड करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ नया लॉलीपॉप दे देंगे। लेकिन ये वो वक्फ बिल लाने का प्रयास करेंगे तब जब आसाम, बंगाल के चुनाव है, साथ में तमिलनाडु के भी है। आसाम, बंगाल में इन्हें एंटी मुस्लिम दिखाना ही होगा अपने आप को, तब जाके पोलराइजेशन की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, हेमंत विश्व शर्मा जो कल तक कांग्रेस में था, वो एकदम कैसा, एकदम संघी हो गया और घोर सनातनी हिंदू हो गया, घोर हिंदू हो गया इनके हिंदुत्व में। सनातनी हिंदुत्व नहीं है, सनातन धर्म तो बहुत बड़ा है और इतना विशाल हृदय है, इनमें से किसी की जगह नहीं है उस सनातन में, यदि सनातन की परिभाषा सही मायने में करें तो वो किस लिए बना है? क्योंकि उसे पता है कि जब तक मैं हिंदू मुसलमान करता हूं तब तक ही मैं यहां सांस ले पा रहा हूं। क्योंकि मुसलमान और हिंदू का पोलराइजेशन आसाम में उनने ठीक किया, उसको जिंदा रखना है। और दूसरी बात, बंगाल में ममता को यदि अकेला करना हो तो आपको हिंदू पोलराइज करने होंगे, उसके लिए वक्फ बोर्ड लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बंगाल का हिंदू भद्र समाज जो है बंगाल का, वो नहीं इनकी बात को मानता। इनका हिंदुत्व बार बार बंगाल ने छेड़ दिया है।
क्योंकि ये जब जब ममता पे हमला करते हैं, ये बंगाल के अस्मिता पे हमला माना जाता है। और इसमें कोई दो बात भी नहीं है, क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी पे हमले देश पे हमला होता है, नरेंद्र मोदी पे हमला गुजरात पे हमला होता है, मैं गुजरात का बेटा हूं मुझे नीच कहा, मैं गुजरात का बेटा हूं मुझे नीच कहा, यही बोली जा रही थी ना बात। जब कांग्रेस के एक नेता ने नीच इस शब्द का उपयोग किया था, तो उन्होंने तुरंत गुजरात की अस्मिता को आगे किया। हाँ। तो फिर ममता क्यों नहीं करे? ये क्या आपका अधिकार है क्या? तो कुल मिलाकर ये अनरेस्ट है, और ये ऐसा नहीं है आज ये सत्ता में है इसलिए, नहीं तो भले ही लोकसभा में मात्र एक सदस्य हो, लेकिन अजित पवार एंटी मुस्लिम स्टैंड से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ। उनके बार बार स्टैंड मुस्लिम के फेवर में जाते हैं। तो कई जगह आपको जो सेकेंडरी लाइन के लोग हैं, जिनके कई बाकी राज्य भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, वैसे एक फौज बैठ जैसे अल्पमत में आएंगे, आपको एनडीए गठबंधन का ओरिजिनल स्वरूप दिखेगा। मैं बता रहा हूं कौन इनके साथ है और कौन गन पॉइंट पे साथ है। आज ताकत है तो सब नीचे मुंडी करके सुन रहे हैं, और ये ताकत एजेंसियों की है। वो एजेंसियों की ताकत तब तक है जब तक आप सत्ता में हैं। आप अल्पमत में आते हैं तो फिर सब कुछ मुश्किल है। इसलिए ये बार बार, एक तो इनका जो बार बार ऑपरेशन कमल जो हो रहा है कि 270 प्लस 280 तक पहुंचने का, वो हो नहीं पा रहा है। एक प्रकरण कहीं ना कहीं मिसफायर हो जाता है, और इन्हीं के चलते ये सारा जो वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वो देखिए, जब वक्फ बोर्ड पहली बार पेश किया बिल और तुरंत भेज दिया, पेश करते से भेज दिया, तब भी हमने कहा था ये बैसाखियों की तकलीफ है। मोदी जी के पास जब बहुमत होता है तो वो किसी से बात नहीं करते। 3 किसान कानून हमने देख लिया, हमने 370 देख लिया। यदि बहुमत है तो चर्चा भी नहीं करते किसी के साथ। नोटबंदी की चर्चा कैबिनेट तक नहीं की थी, कैबिनेट को सूचित किया था। हाँ। ठीक है, तो अब वो अपने पार्टी से भी चर्चा करने में थोड़े हिचकते हैं। नहीं तो नतीजे आने पे, जब 240 पे आप आ गए थे, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग तो होती, संसदीय दल के नेता तो चुने जाते हैं, डायरेक्ट एनडीए के नेताओं से एंडोर्समेंट करवाया और सीधा सेंट्रल हॉल में अपने आप को नेता घोषित करके प्रधानमंत्री बन गए। क्या अभी भाजपा बता सकती है कि क्या भाजपा की संसदीय बोर्ड ने कोई ठराव प्रस्ताव पारित करके उनको भेजा क्या? तो ये उसको, इनका एक हमेशा रहता है कि जहां गड़बड़ का मामला है उसे ये बर्फ में लगा देते हैं। 33% वुमन का बिल तो पास किया, स्पेशल सेशन बोल के पास किया। उस स्पेशल सेशन में कुछ होना था, देखा मामला गड़बड़ा गया है तो महिला बिल कर दिया। अब वो कब लागू होगा भगवान जाने, किसी को पता नहीं। ऐसा ही इनका वक्फ बोर्ड का बिल है, वो वहां चला गया, वहां से यहां आया। अब मुझे नहीं लगता कि ये पेश करेंगे। ये यदि पेश करेंगे तो फिर बिहार की दुकान बंद है। बिहार, हाँ, बिहार फंसेगा। हाँ, बिहार और के ये बाद किसी भी हालत ये किसी भी हालत में बिहार खोना नहीं चाहती इस बार। उनका जो एक बिहार यदि इनके कब्जे में आता है तो आप समझ लीजिए बिहार का पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया फिर इनके पास है। हाँ, सब कुछ इनके, पूरा काउ बेल्ट इनका हो गया। और एक बंगाल आता है तो फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, पूरा ईस्ट, पूरा पूर्वी भारत हो गया। फिर सिर्फ दक्षिण भारत बचता है। उसी दक्षिण के चक्कर में उत्तर में फंसे तो कहे दक्षिण तो अभी दूर है, दक्षिण दूर है, उत्तर में नहीं दूर है, उलझना भी ठीक है। इसलिए लेकिन विरोधाभास, ये सरकार के विरोधाभास और सहयोगियों के विरोधाभास पे भी 2 मिनट से सही चर्चा जरूरी है। चाहे अजीत दादा हो, अजीत दादा उन्हीं के सामने उस सरकार में नागपुर में क्या हुआ,
उन्हीं की सरकार में महाराष्ट्र में मुसलमानों को, जैसे यूपी से जो शुरू हुआ अब्दुल को टाइट करना, फडणवीस टाइट कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सहयोगियों का भी चरित्र एक्सपोज हो रहा है कि इनके भी चेहरे हाँ पर मुखौटा था, नकाब थी। ये नकाब बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। भाव, क्योंकि ये माइक पे बोलते हैं मुसलमानों के लिए कोई खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। अरे तुम रोक कहाँ रहे हो? बोल रहे हो, रोक तो नहीं पा रहे हो। नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, चिराग पासवान, जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी बहुत कहे सड़क पर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, नहीं होने देंगे, कांवड़ में नेम ये प्लेट लगाने देंगे। इस, क्या इसको रोक रहे हो? इसको अंग्रेजी में लिप सर्विस कहते हैं। हाँ, ये एक तो इसको अंग्रेजी में लिप ये सर्विस है। ये लिप सिर्फ सर्विस विरोध दिखा के सिंपैथी लेने की बात है। भाई हमने तो कह दिया, अरे आपने कह कह दिया। दिया, आप सरकार से इस्तीफा देते, हम्म। आप नहीं, बोलते कि मैं सरकार छोड़ रहा हूं। एक और सवाल, खासकर अठावले जैसे लोगों के लिए, हालांकि अठावले तो बहुत समय से, मुझे लगता है अठावले भी अकेले में कमरा बंद करके नमस्ते सदा कर लेते होंगे हाथ ऐसे हाँ करके। लेकिन आज आज देखिए, विरोधाभासों का, हिंदुस्तान विरोधाभासों का ही लग रहा है कि एक गुलदस्ता बन गया। दीक्षा भूमि के बाद संघ के दफ्तर में, ये दीक्षा भूमि, जहां पर दीक्षा भूमि वही जगह है जहां बाबा साहब ने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी थी, छोड़ दिया। वो दीक्षा भूमि और हिंदुत्व का अखाड़ा, गए पहले दीक्षा भूमि में, वहां पर धूल लगाए, मिट्टी लगाए, और अखाड़े में आए हिंदुत्व के। ये देखिए विरोधाभास, मिट्टी, धूल और तेल लगाए दीक्षा भूमि में नहीं, नहीं, और कूदे मुझे तो हिंदुत्व के अखाड़े में, मुझे बताइए, कर्मकांडियों के आज गढ़ में। आज औरंगजेब की कब्र खोदने की बात को लेके आठवले ने कहा कि नहीं खोदना चाहिए, हम्म 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 नहीं खोदना हम्म चाहिए, हम्म ये फालतू की बात है। हम्म और तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आशीष जी, हम्म जो लोग, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस, मतलब किस मुंह से गए होंगे आम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने? हम्म हम्म ये तो नथुराम गोडसे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने वाली बात हो गई। हम्म मैं नथुराम गोडसे की कतई तुलना प्रधानमंत्री से नहीं कर रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं, मैं उदाहरण दिया, विरोधाभास का उदाहरण। जिस महात्मा गांधी को गोली मारी उसी को श्रद्धांजलि देने गोडसे पहुंच जाए तो लोग हंसेंगे। आप राम का प्राण प्रतिष्ठा करके आए वहां से, सारे शंकराचार्य को डम करके आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, ठीक है। आप उस आदमी को श्रद्धांजलि देने गए, उस जगह पे श्रद्धांजलि देने गए जिस जगह पे उस इंसान ने लाखों की तादाद में लोगों से धर्म परिवर्तन करवाया, हिंदू से बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया, और जो वचन लिए उस वचनों के पहले 3 वचन में ये बात थी, मैं ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शिव को मानूंगा, मैं विष्णु के किसी अवतार को नहीं मानूंगा, मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं किसी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं उनके पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखूंगा। ये तमाम कसमें खा के जो बुद्ध धर्म में गया हो, जो राम के अस्तित्व को नकार के बुद्ध धर्म में गया हो, जो ये मानता हो कि मैं राम को नहीं मानूंगा और उसने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया हो, आज आप उसके श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, वो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जो राम की प्राण प्रतिष्ठा करके वहां पहुंचे हैं। तो क्या ये आंबेडकर का अपमान नहीं? लेकिन विरोधाभास, ये सरकार 2014 से विरोधाभास पे जी रही, बिल्कुल विरोधाभास पे जी रही है। 60 रुपए डॉलर जाता है तो देश की इज्जत नीचे गिरती है। अब 87-88 रुपए डॉलर हो गया तो सरकार की इज्जत बढ़ रही है। विरोधाभास। आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस बेचे जाते हैं इसलिए कि वो मैनेजमेंट खराब होता है, हमारे जैसे लोग मैनेज करेंगे तो ठीक रहेगा। आप आने के बाद आपने बेच दिए। विरोधाभास। मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, मेरे से ज्यादा रेलवे से किसी का संबंध नहीं हो सकता इमोशनल। मैं रेलवे प्राइवेटाइज नहीं होने दूंगा, ये सब विपक्ष ने उठाई हुई बातें हैं। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है। विरोधाभास। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विकास, सबका विकास।
सबका साथ लेकिन अडानी का विकास। ये कई विरोधाभासी बातें हैं। देश का आत्मसम्मान अमेरिका के चरणों में। मनमोहन सिंह की सरकार जाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य अमेरिकन एजेंसियां भी थी, क्योंकि एटॉमिक एग्रीमेंट साइन करने के बाद जो अमेरिका को धंधा चाहिए था इंडिया से, वो मनमोहन सिंह ने नहीं दिया। पहला रिएक्टर उन्होंने फ्रांस से लिया, दूसरा रिएक्टर रशिया से लिया। अमेरिका को लगा कि हमने तो हमारा तो सब पर्पस ही सॉल्व हो गया। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था भारत में जो उनसे धंधा करे, उनको पैसा कमवा के दे। हो गया ना, अब एग्रीमेंट हो रहा है भारत का एटॉमिक रिएक्टर के लिए अमेरिका से। आज की हेडलाइन से अखबारों की। ये अमेरिका चाहता था, जो अमेरिका करवा रहा है। इसी के बाद जो पिंक रिवॉल्यूशन और स्प्रिंग रिवॉल्यूशन जो मिडिल ईस्ट में चल रहा था, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे अन्ना हजारे का पूरा आंदोलन रहा और डिस्क्रेडिट रहा, और ये सत्ता में आ गए। इसमें इंटरनेशनल भी हाथ थे। तो आज क्या हुआ? तो आज हमें ये देखना है कि बड़े परिप्रेक्ष्य में, तब तो आप राष्ट्रवाद की बात करते थे, आज अमेरिका के सामने पूरे लेट के भारत को सरेंडर करवा दिया। आप कहाँ गया राष्ट्रवाद? आपका कहाँ गया राष्ट्रवाद? है वो तो कुल मिलाकर जो विसंगतियों की बात करते हो, ये इतना दोहरापन है इनमें। कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मुखौटा कौन सा है और ओरिजिनल चेहरा कौन सा है। अब ये कंफ्यूजन हो गया देश को। नहीं, मुझे तो कई बार आप तो करें मुखौटा चेहरे, मुझे तो कई बार ये नहीं समझ में आता है कि मैं इनको पेट की तरफ से देख रहा हूँ कि पीठ की तरफ से देख रहा हूँ। दोनों तरफ चेहरे नजर आते हैं। दोनों तरफ चेहरे नजर आते हैं। दोनों तरफ चेहरे, पीठ की तरफ से पेट की तरफ से समझ में नहीं आता है। चलते चलते अब हम कोशिश करेंगे अपने शो में कुछ और भी करने के लिए। एक आध चीज एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके साथ मिलके, कि आखिर में अगर कुछ लोगों को जो जगे हुए उनके लिए है, जगने सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको तो जगा नहीं पाएंगे। एक वीडियो में आखिर में दिखाता हूं आज, क्योंकि अभी औरंगजेब की कब्र, सड़क पे नमाज, इस सब की ही चर्चा हो रही है देश में, और हर दिन होती है। 365 दिन यही हमारे पास काम है, और कोई काम ही नहीं है हम लोग के पास। सारा काम निपटा चुके हैं, फ्री हो गए हैं। तो दिखाइए जरा, कंट्रोल रूम दिखाइए। ये देखिए, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इसलिए हम सोशल मीडिया के जरिए ला करके दिखा रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चीन है। वही चीन है जो लाल आंखों से भस्म हो जाएगा। ये चीन का शेंजन शहर है, वहां की एक लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी है, देखिए आप। अब इस लाइब्रेरी में जो बैठेगा वो कुछ ज्ञान की बात पढ़ेगा, वो कबर वबर खोदने की बात नहीं करेगा। ये लाइब्रेरी देखिए कितनी हाईटेक लाइब्रेरी है। खाली इसलिए दिखा रहा हूं कि इस देश की युवा पीढ़ी जो सनातन की रक्षा के लिए एकदम उतावली है, व्यग्र है, वो कभी लाइब्रेरी में चली जाए, कभी किताबें पढ़ ले, तो औरंगजेब के बारे में भी जानेगी, राणा सांगा के बारे में जानेगी, राजा मान सिंह के बारे में जानेगी, जय सिंह के बारे में जानेगी, राणा प्रताप के बारे में जानेगी, सबके बारे में जानेगी। ये देखिए किताब आई, कितना हाईटेक लाइब्रेरी। यहाँ पे बैठने पर ही एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। अरे आप लाइब्रेरी की बात करते हो, जिसे मराठी में वाचनालय कहते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 20 साल से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वाचनालयों की एक योजना चल रही थी, और ये था कि हर गांव में एक वाचनालय खोलेंगे। 10% गांव में भी पिछले 10 साल में नहीं खुले। ये आंकड़ा है हमारा। खुले नहीं, बंद हो रहे हैं। स्कूलों पर हम एक कार्यक्रम करेंगे। देखिए, गंभीर कार्यक्रम आप लोग देखना नहीं पसंद करते, शिकायत है हमारा, हम भी शिकायत रख सकते हैं, आप भी लोग के बीच के हैं, लेकिन फिर भी हम एक सोच रहे करेंगे। स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों के आंकड़े आए हैं, मध्य प्रदेश के आंकड़े आए हैं, जहां पर स्कूल बंद हो रहे हैं। नहीं, आपके यहाँ थोड़े से लोग धंधेबाज नहीं है। महाराष्ट्र में हम सब बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं। हमने स्कूल बंद नहीं किए, हमने स्कूल बेच दिए, हमने पीपीपी मॉडल बना दिया है। हमारे यहाँ स्कूल अडानी अंबानी चलाएंगे। ये इसलिए जो है इन वीडियोज को हम ये दिखा रहे हैं आपको, कि थोड़ा सा आने वाली पीढ़ी, जो लोग फुल टाइम कह रहे हैं, फुल टाइम जो लोग सनातन की रक्षा में लगे हैं,
वो थोड़ा सा स्कूल की रक्षा कर ले, स्कूल चले जाएं, उनके भी बच्चे आएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी, स्कूल चले जाएं तो बेहतर होगा, थोड़ा वक्त स्कूल में देंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले लिए, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कभी कोई सर्टिफिकेट मांग लेगा तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाओ, सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्री आप नहीं दिखा पाओगे। कभी भी कोई मान लिया भविष्य में आप लड़के की शादी कर रहे हैं, लड़की वालों ने कहा डिग्री दिखा दो, तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, लड़की वालों को डिग्री न दिखाएं इसके लिए। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह से निकलिए, स्कूल भेजिए, औरंगजेब की कब्र को छोड़ दीजिए, चांद और मंगल की तरफ देखिए, हमें इजाजत दीजिए। कल फिर आएंगे भाव के साथ और रोज कुछ न कुछ एक और खोज के लाएंगे आपके। नमस्कार। नमस्कार।